ग्रेट राजस्थान न्यूज़ के स्टूडियो से मैं दीपक श्रीवास्तव आप तमाम सामीन का, हमारे सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। हमारे आज के प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक़ उर्दू और उर्दू शायरी से है, डॉक्टर शाइस्ता महजबी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारी दावत कबूल की, ये ज़हमत गवारा फरमाई कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। और जी, हम ग्रेट राजस्थान न्यूज़ के आपके और अरुण जोशी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मदऊ किया। और खुशी की बात ये है कि ये स्टूडियो हमने देखा और चीज़ें जिस तरह से यहाँ पर हो रही हैं, वाकई में यहाँ पर बेहतरीन काम हो रहा है। कुछ लोग करते हैं कमर्शलाइज कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कमर्शलाइज कुछ नहीं है, यहाँ पर हो रहा है, काम हो रहा है, अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए काम हो रहा है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर मौका उन्होंने फराहम किया। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि जो शायरा आज हमारे इस स्टूडियो में हमारी मेहमान बन कर के आई हैं, वो उम्र के लिहाज से काफ़ी यंग हैं। तो आपकी शायरी के सिलसिले में ही, आपकी शायरी के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली बात करते हैं कि आप ये बताएं कि आपको मतलब आपका परिवेश क्या रहा, वो बैकग्राउंड क्या था कि जिसमें आपको शायरी का शौक़ हुआ, और कौन सी उम्र से आपने शेर कहना शुरू किया या अदब की दुनिया में कदम रखा? जी दीपक साहब, हमारा जो शायरी का सफ़र का आगाज़ हुआ वो हम कहते हैं कि फ़िक्शन से। हम अफसाना, फ़िक्शन, वो मैगज़ीन्स वग़ैरह हम पढ़ा करते थे। तो हम कहते हैं कि 7th 8th क्लास से हम मैगज़ीन, स्कूल मैगज़ीन सुबोधनी हमारे स्कूल से निकलती थी, तो उसमें भी हमारे कई अफसाने उसमें शाया हुए हैं स्कूल के ज़माने से। जी हाँ, स्कूल के ज़माने से। फिर जब हम कॉलेज में आए तो वहाँ पर हमने उर्दू अदब लिटरेचर जब हमने पढ़ा वहाँ पर, तो हमें शायरी का शौक़ वहाँ से हुआ। ये सारी तालीम आपकी जयपुर में ही रही? जी हाँ, सारी तालीम जयपुर में रही। आपने उर्दू डिपार्टमेंट से, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अगर ठीक हूँ, कि पीएचडी तक की तालीम आपने हासिल की है। जी हाँ। और आपने जर्नलिज्म में भी आईआईएम से कोई कोर्स किया है? जी हाँ, हमने पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और हमारा मौजू था कि राजस्थान में सवानी अदब का तहकीकी और तनकीदी जायजा। तहकीकी और तनकीदी जायजा। जी हाँ, उसमें जो बायोग्राफीज होती हैं उस पर, राजस्थान की राजाओं पर और इन पर हमारी रिसर्च थी। उसके बाद में हमने जर्नलिज्म किया आईआईएमसी दिल्ली से। जी जी। और फिर रेडियो पर। तो जिस तरह की आपकी फॉर्मल तालीम भी रही है, मतलब शायर अक्सर दो तरीके से जिसको कहना चाहिए कि इवोल्व होते हैं। एक तो बड़ी रिवायती तालीम होती है उनकी, कि घरों में कुछ इस तरीके का माहौल होता है या शायर होते हैं, और एक ये होता है कि हम डिग्री के लिए फॉर्मली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ से आपने बताया कि आपने पीएचडी भी की। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि आपका शुरू से इसके अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन जाहिर है कि जब आपने तनकीद के ऊपर भी काम किया है और दूसरी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो वो कौन से शायर थे या वो कौन अदीब थे जिन्होंने आपको शायरी में खुद कदम रखने के लिए प्रेरित किया? देखिए, शायरी आम तो है लेकिन मुश्किल बहुत है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर तरीके के शायर भी आपको मिल जाते हैं। मैं इस बात पर और गहराई से बाद में आऊँगा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि वो कौन से शौरा या मतलब वो किस प्रकार की शायरी थी जिससे आप मुतासिर हुई और आपकी शायरी पर आप ऐसा अगर समझती हैं कि उनका असर भी है? जी, हम सबसे पहले, हम जैसे लिटरेचर, हमने अभी आपको जिक्र किया कि कॉलेज के दौरान हमारे असातिज़ा भी, हमें उस्ताद भी इस तरह से मिले कि जो हमें शायरी की तरफ मोहब्बत को, उनको राग़िब किया उन्होंने हमें। और फिर उसके बाद में हमने जब लिटरेचर पढ़ा, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा, हसरत मोहानी पढ़ा, हसरत मोहानी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्में के बोल के लब आज़ाद है तेरे, वो वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। जब जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि मतलब अपने अंदर एक इनकलाब सा पैदा कर देती है। और इसके बाद में फिर राहत इंदौरी साहब, उनके साथ हमने स्टेज भी शेयर किया। राहत इंदौरी साहब, हाँ, उनकी दुआएं भी हमें हासिल हुई इसके बाद। मैं इस बीच में हमारे सामीन को ये बताता चलूं कि आप, मैंने जिक्र किया और जैसा कि आप जान रहे हैं, हालांकि अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बड़े मुशायरे में आपकी मुशायरों में शिरकत रहती है। आप वहाँ पर अपनी गज़ल और नज़्म, वहाँ आपको मदऊ किया जाता है आपके कलाम को देखते हुए, और बहुत बड़े शौरा के साथ
में आपने स्टेज शेयर किया है, और अभी कुछ समय पहले जिद्दा में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, वो मुशायरा भी आप पढ़ करके आई हैं और बड़ी आपको दाद हासिल हुई वहाँ से, ऐसा अखबारों में भी बात आई थी। तो इस तरीके से आप जयपुर की एक रिप्रेजेंटेटिव शायर हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, और जयपुर की अपनी शायरी की एक बड़ा लंबा सिलसिला है, रिवायत है यहाँ पर। तो फैज साहब का आपने जिक्र किया, ये तो खैर फैज साहब को तो पूरी दुनिया जानती है और मानती है, और फैज साहब की शायरी के तो खैर जिसको कहना चाहिए कि रेंज भी बहुत बड़ी है, हालांकि उसके अंदर वो इनकलाब हमेशा तारी रहता है, ये एक अलग बात है, लेकिन के वो कहते हैं कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, मकाम की गजल का। तो खैर फैज साहब की तो बात, वो तरक्की पसंद तहरीक से वो वाबस्ता थे, तो उसी तरह की शायरी उनके ज्यादातर। जयपुर में आप का ताल्लुक जिनसे रहा या आपको सोबत हासिल हुई हो, ऐसे जयपुर के कौन से शोरा का आप जिक्र करना चाहेंगी जिनसे आपकी, जिसको कहना चाहिए थोड़ी उठ बैठ रही हो, या जिनसे मुलाकात आपकी इस तरीके की रही हो? जी, उनमें हम लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब का भी नाम लेंगे, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो नौजवान नस्ल की पैरवी, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं हमें। और हम इसमें माहिर शेदाई साहब, अय्यूब बिस्मिल साहब, ऐसे बहुत से ऐसे जयपुर में शोरा हैं कि जो मतलब लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। वो ये नहीं कि हम, कई लोगों का ये होता है कि वो आप खुद ही आगे बढ़ते हैं जी, दूसरों को मौका नहीं देना चाहते, दूसरों को मौका फराहम नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों में ये खासियत हमें नजर आती है, इसलिए हम इनको पसंद भी करते हैं जी। तो ये तो जिसको कहना चाहिए कि एक हौसला अफजाई के एतबार से आपने बात की, और इनकी शायरी, इनका कलाम भी बहुत बेहतर। मैं वही जानना चाहता हूँ, मतलब इनकी शायरी के में, इनके कलाम में, इनके लिटरेचर में वो कौन से पहलू, वो कौन से आयाम हैं जो आपको लगता है कि आपके जहन को थोड़ा सा ज्यादा आंदोलित करते हैं, जिसको कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने जिक्र किया फैज अहमद फैज साहब का, तो हमें इनकलाब भी शायरी भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो लोकेश कुमार सिंह साहिल जो माशरे की हर हरकत, हर कदम, हर चीज के ऊपर मतलब आवाज उठाने की शायरी, जी हाँ, देखते हैं, तो वो जो काम करते हैं, और वो जरूरी है। एक शायर का एक फर्ज, हम कहते हैं कि जो भी कलमकार है, जो भी अदीब है, उसका फर्ज बनता है कि वो अपने माशरे में हो रही चीजों को देखे, उसको सही गलत जो चीजें हैं वो माशरे को, आवाम को दिखाए, क्योंकि आवाम जो होती है वो हम समझते हैं कि बहुत भोली होती है आवाम, तो उनको सही राह पर दिखाने का काम जो कलमकार ही कर सकता है। मोहब्बतों का पैगाम। साहिल साहब का नाम लिया, जयपुर के लिविंग शोरा में आपका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, जयपुर के बड़े, जिसको कहना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव मैं कहता हूँ कि शायर हैं, और कल भी शाम को आप मुशायरा पढ़ के आई, उनकी सदारत में उनकी सदारत थी, और कल भी जब आप मुशायरे में आपने शिरकत की है, मैं सामीन को ये भी बताऊं कि डॉक्टर शाइस्ता महजबी जो हमारी आज मेहमान हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर भी प्रोग्राम होस्ट हैं, तो इनके प्रोग्राम्स वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करती हैं, और बहुत सारे इस तरीके के अदबी प्रोग्राम्स जो रिले होते हैं उसमें आपका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल, आपने अभी कुछ जिन शायरों का नाम लिया, तो आपने ये बताया कि आपको इनके किस प्रकार के कलाम से आप ज्यादा मुतासिर इनसे हुई, कि शायरा महजबी जो शायर हैं, अगर मैं उनसे पूछूं, हालांकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं खुद ये जानता हूं कि खुद का तारुफ कराना बड़ा मुश्किल होता है उस इंसान के लिए, खास तौर से जिसके अदब के कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यदि ये पूछना चाहूं कि शायरा महजबी अपने आप को किस तरह की शायर देखती हैं, यानी कि आप अपनी शायरी के बारे में चंद लफ्जों में कोई बात कहना चाहें कि भाई मैं इस तरह की शायर हूं, या मेरी शायरी का पर्पस ये है, या पैगाम मेरी शायरी में ये है, या जो इसका अंडरफ्लोइंग करंट कहते हैं जिसको, कि एक ओवरऑल जो मैसेज आपकी शायरी से निकलता है, वो क्या चीज है? देखिए, हमारी जो शायरी है, मिजाज अपना इतना भी ना चिड़चिड़ा रखिए, इधर मेरे को ठीक से आपका शेर याद आ रहा है, पहले तो आप ये शेर सुनाएं। आप अपना मिजाज यूं ना बहुत चिड़चिड़ा रखें, अपना मिजाज यूं ना बहुत चिड़चिड़ा रखें,
छोटी कोई जो बात करे दिल बड़ा रखे। हम अपनी शायरी के जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मुस्बत तब्दीली, पॉजिटिव जो सोच होती है जी, वो इंसान को बेहद जरूरी होती है जी। और हम ये भी कहते हैं कि हमारी इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी है, क्यों हम इसको नफरतों में, लड़ाइयों में, रिश्तों को तोड़ने में। तो इसीलिए हमारे ज्यादातर जो मौज़ूआत हैं, जो शायरी है, उसमें आपको ये झलक दिखेगी। अब जैसे हमारा एक शेर कि इतनी सी जिंदगी में, इतनी सी जिंदगी में इतनी लड़ाइयाँ, वाह, इतनी सी जिंदगी में इतनी लड़ाइयाँ, क्या हो गया है हमको, क्या कर रहे हैं हम? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, गया है हम, बहुत बढ़िया सवाल उठा, क्या कर रहे हैं हम। और एक और शेर से कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ। आप कितने भी बेहतरीन इंसान से मिलवा दे, कुछ अच्छा दे दे उनको, जी। लेकिन होता है ना कि नाशुक्रे लोग जिन्हें कहते हैं हम, असंतुष्ट ही रहते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि कोई अच्छा भी तुम्हें लगता है, कोई अच्छा भी तुम्हें लगता है, जिससे मिलते हो बुरा कहते हो। वाह वाह, जिससे मिलते हो बुरा कहते हो। तो इस तरह की शायरी हम कोशिश करते हैं कि हमारे माशरा जो है, मतलब एक सहनशीलता का मैसेज, सहनशीलता का भाव हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, सियासी जो है चीजें, बहुत सारी चीजों में तब्दीलियां हर वक्त मतलब आती है, हर एक अरसे के बाद में तब्दीलियां आती है, लेकिन तब्दीलियां हम सोचते हैं कि मुस्बत पॉजिटिव हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया बात है, तभी माशरा तरक्की कर सकता है, कोई भी माशरा हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो माशरे में इस वक्त जो हलचल है, और अगर उसमें आपको कहीं निगेटिव होता हुआ नजर आता है, तो बतौर शायर आपकी कोशिश ये रहती है कि आप उसके ऊपर या तो तंज करें या सवाल उठाएं। जी, लेकिन एक और बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमारी वालदा जो है वो इससे बड़ा खौफ खाती हैं। वो कहती हैं कि मतलब हमने एक आर्टिकल लिखा था कोरोना के वक्त में, वो पत्रिका में भी आया था, उसमें कुछ लाइंस काट दी थी। अच्छा। तो वो कहने लगी कि मतलब तुम ऐसे मत करो, मत लिखा करो ऐसे। मतलब उनको मतलब डर रहता है कि कहीं कुछ होने में, बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, मतलब लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है। जी हाँ, तो वो हमें समझाने लगी नहीं नहीं तुम ऐसे मत लिखा करो, तुम रहने दो ऐसे। तो ये एक उनका डर अपनी तरफ ही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से। एक सच्चा शायर जो होता है, ये तारीख हमको बताती है कि सच्चा शायर, मैं वैसे दुआ करूंगा कि कभी आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, लेकिन सच्चे शायरों ने हमेशा ज़बान को लेके, अदब को लेकर के, इत्तेहाद को लेकर के कुर्बानियां दी हैं, देनी पड़ी हैं। जी, तो हमारे किरदार में ये चीज होनी चाहिए कि हम सच बयान कर सकें, और अगर ये हमारे लिए बस में हो तो हम कोई समाज को दिशा भी देने का काम करें। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सोशल पॉजिटिविटी की तरफ आप शायरी करना चाहती हैं, या आप अपना ये एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि इसको अपना लक्ष्य मान करके चलती हैं अपनी शायरी का। शायरी की बात आपने की, जिद्दा में आपने मुशायरा पढ़ा, मैंने आपसे जयपुर के शोरा के बारे में बात की, आपने फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम लिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं अब आप मुझे इजाजत दें कि मैं ये पूछ सकूं कि पाकिस्तान में भी फैज़ के अलावा, देखिए ये सब कॉन्टिनेंट की बात है जिसको हम बर्रे सगीर कहते हैं, यहाँ पर तहजीबों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप उस तरीके से फर्क कर सकते हैं, खासतौर से जो उर्दू अदब है उसको लेकर तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई लाइन इसमें ड्रॉ किया जाना अदबी एतबार से बहुत ज़्यादा मुमकिन हो। लेकिन फिर भी जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, हम भूगोल के एतबार से बात करें तो पाकिस्तान के शोरा में फैज़ के अलावा आप खुद एक महिला हैं और तरक्की पसंद शायरा हैं, तो पाकिस्तान में और किसी कोई खातून, कोई शायरा आपको ऐसा लगा हो कि जिनसे आप ने काफ़ी इम्प्रेस हुई हो, या जो आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि एक उम्दा आला शायरा नजर आती हूँ? जी, हम उनमें परवीन शाकिर का नाम लेंगे। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, बहुत ही बेहतरीन शायरा, और अभी जो ज़ैबुन निसा हैं वो भी बहुत अच्छा कलाम कह रही हैं। परवीन शाकिर की जो बात थी जी, वो वाकई में अलग थी। किस मायने में, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। उनका जो कलाम था, उनकी मतलब आप देखिए उनके पूरी जिंदगी की, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी अपनी शायरी के जरिए बयान किया है।
जिस तरह से उनकी जिंदगी रही है। और उनका एक शेर है वो बड़ा मुझे मतलब तब जब भी सुनती हूँ, जब भी याद आता है तो मतलब इतना खूबसूरत और ऐसे दिल को छू लेने वाला कि, शाबाश। और उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो शेर जी, है कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। क्या बात है, क्या बात। ये बड़ा सच्चा अच्छा शेर और मतलब दिल से उनके निकला हाँ, हुआ। यही मैंने कहा ना कि जो शायर हैं जो बहुत गहरी सोच रखते हैं, उनके बारे में दो लाइनों में, चंद लफ्जों में उनको महदूद नहीं किया जा सकता। ये वही परवीन शाकिर हैं, है ना, जिन्होंने एक जिनकी बड़ी मशहूर ज़माना, जिनकी गजल मकबूल मतलब जो लोगों के और पाकिस्तान में अभी भी बहुत मियारी शायरी की जा रही है। फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और उसमें शेर है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। तो बस यही बात सच है अच्छी मेरे हर जाएगी। तो एक तरफ शायरी में आप कहती हैं कि एक इनकलाब का पुट होना चाहिए या होता है, और आपकी शायरी में भी है, और दूसरी तरफ ये जिसको कहते हैं एक तरीके की मतलब अब ये सोच लेना कि मैंने कोई पस्त स्थिति जिसको बनती हो कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। तो विमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, वो भी अगर इनकलाब है तो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लिबरेशन की बात साथ साथ चलती है, महिला मुक्ति की, महिला सशक्तिकरण की बात साथ साथ चलती है। तो आप इन दोनों चीजों में मतलब एक तरफ तो जज्बात हैं और एक तरफ जहन है, और शायरी इनका एक बड़ा बाकमाल संगम है। तो आप अपने जहन से भी बात करते हैं, आप अपने जज्बात से भी बात करते हैं। तो एक शायर के लिए किस तरह का या कितना मुश्किल ये काम होता है, खासतौर से एक खातून के लिए जब वो शायरा हो जाती है, और शायरा भी तरक्की पसंद, तो है ना, उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी पशोपेश रहती है, क्या कश्मकश रहती है कि एक तरफ आपका जहन आपको आपकी आज़ादी की तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ जज्बात हैं जिनको कि आप बहुत बेहतरीन लफ्जों में पिरोना चाहते हैं। अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस पे मतलब मेरा थोड़ा सा इसमें अलहदा सोचना है जी। खवातीन जिसमें मतलब आज़ादी, अभी जैसे कई जगह निकला था कि जिस्म मेरा, हमने कहा था कि जिस्म मेरा है मेरी मर्जी है, कह रही है बहुत नजाकत से, कह रही है बहुत नजाकत से। क्या बात है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि ये जहां है अभी भी मर्दों का, औरतें रह रही बगावत से, औरतें रह रही बगावत से। हाँ, फिर औरतों के हवाले से एक और शेर ये आता है कि औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहां, ये भास्कर में भी कोट किया गया था। ये मशहूर हुआ है। औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहां, यूं ही नहीं ज़मीं पे उतारा गया मुझे, यूं ही नहीं ज़मीं पे उतारा। अब हम जो समझते हैं ना कि कुदरती तौर पर जो खवातीन है जी, उसमें माँ बनने की सलाहियत दी गई है, तो कुदरती तौर पर एक सब्र उसमें दिया गया है, एक घर को संवारने वाली। तो इसका मतलब आज़ादी का जो परचम एक अलग तरीके से उसके मायने बदल गए हैं कि अब वो घर नहीं देखेंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ अपनी आज़ादी जो हमारे दिल में आएगा वो करेंगे। तो ये आज़ादी नहीं होती है। आप इससे फिर हम मुत्तफिक नहीं है। जी नहीं, हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आज़ादी वो है कि आपने अपनी पसंद के कपड़े पहनने, चाहे कैसे भी आपने पहनना है, कुछ भी खाना, कहीं पर भी जाना है, कोई आपको कुछ नहीं कहे, मॉडर्न वैल्यूज के नाम पर, लेकिन आप देखिए हुंडापन हमको नजर आता है। बिल्कुल, जब तक पतंग के हम एक एग्जाम्पल आप हमारे सबके सामने के मतलब उसकी डोर जब तक हमारे हाथ में होती है तो पतंग आसमान में उड़ती रहती है। और तो हमारे घर वाले हमारे वो सपोर्टर्स होते हैं जी, तो हम उनको आज़ादी के पीछे ये सब नहीं माने, तो हम तो हमारा इसमें अलग राय है। बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसी से मिलता जुलता एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में जो काव्य है, जो शायरी है ना, उसके अमीर खुसरो, गालिब, मोमिन बाग, मतलब आप बेशुमार नाम, और ये ऐसे नाम कि इनको कभी भूला नहीं जा सकता। उस मयारी शायरी से होते हुए
आज एक मंचीय शायरी है ना, ज्यादातर मुशायरे जिस तरीके से पढ़े जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह मुशायरे भी होते हैं, लेकिन मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में मतलब लोग बाग इसको, जिसको कहते हैं कि एक तफरी समझ लेते हैं, वो सीरियसनेस नहीं है, ऐसा भी हमको दिखाई पड़ता है। तो आज के दौर में आप तो बाकायदा उनकी कोऑर्डिनेटर्स रही हैं, कल भी आप मुशायरा पढ़ के आई हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि मंच पर जो शायरी हो रही है, आपके घर में आप जो शायरी कर रहे हैं अपनी किताब में, आपके दीवान छप रहे हैं, आपका कलाम छप रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मंच पर शायरी पढ़ी जा रही है उसमें सामाईन की तवज्जो लेने के लिए कुछ पहले शायरों का काम क्या था कि वो आपकी ज़हनियत का दर्जा ऊंचा करने का काम किया करते थे, कि आप अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, ये काम किया करते थे। आज आप उस मोहम्मद लफ्ज ठीक होगा शायद कहने के लिए कि वहां तक कुछ शायर उतरते हैं और वो बातें कहने की कोशिश करते हैं या उस तरह की शायरी करने की कोशिश करते हैं, इस चीज पर आप। जी देखिए, जदीदियत के नाम पर जो कहते हैं कि उस पर बड़ा मतलब आजकल इसके हम ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें तो कि बड़ा बुरा शायरी के साथ हश्र किया जा रहा है जी। मंच में जो शायरी हो रही है या फिर निजामत हो रही है, कई बार ऐसा लगता है कि मतलब यार क्या सुन रहे हैं हम। कहते हैं कि मतलब अगर आपने ज़बान सीखनी है, अदब सीखना है, आप मुशायरे, कवि सम्मेलन, अदब की महफिलें अटेंड कीजिए, तो हम इस तरह से, जैसे आप देखिए कि मंच पर कोई शायरा पढ़ रही है, नाजिम है कोई, है ना, और इस तरह मतलब फफ्तियां तक हो जाती हैं, ऐसी फफ्तियां कसना से, और कवियत्री के सामने मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, और शायरी का मयार जो है वो बिल्कुल गिर गया है, और उसमें फुहर अल्फाजों का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है। एक अदब होता है, कई लोग कहते हैं कि जबान समझ में नहीं आ रही, ठीक है, आप जबान आसान इस्तेमाल करें, पहुंचना काम है, जबान तक लाना जबान काम को सिखाना, ये मतलब काम है कि आप ठीक है आप देखें कुछ अल्फाज आप घर जाकर मतलब क्या है कि संस्कृति तक लाना, कल्चर तक, अदब तक, तहजीब तक लाना। और अब हम ये सोच रहे हैं कि मतलब ठीक है, शायरी को बिल्कुल ऐसे एक दो कोड़ी की हम जबान, दो कोड़ी भी कहें तो मतलब इतना जबान को गिरा दिया गया, इतना मेयार को गिरा दिया गया। सिर्फ ये देखा जाता है अगर मतलब कि कई चीजें हो सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स इस बात से इत्तेफाक न रहे। मैं पूछूं कि आपको कभी ऐसी मुश्किल से गुजरना पड़ा जब आप शायरी कोई बेहतर कलाम पेश करना चाह रही हैं और आप अदा कर रही हैं, और वहां पर जिसको कहना चाहिए कि निजामत के हवाले से बात हो या सामीन के एतबार से बात हो, कि आपको कुछ मुश्किल से गुजरना पड़ा हो, कि मतलब जिसको कहना चाहिए कि आपके कलाम से ज्यादा तवज्जो कहीं और आपके साथ या आपके साथ में जो और खातून, नहीं निजामत पे तो नहीं, लेकिन हाँ शायरी को लेकर कई दफा मतलब एक आध मर्तबा हमारा ऐसे हुआ कि मतलब आसान शायरी पढ़ी है, आसान शायरी पढ़ी है जी, आसान शायरी, फिर इस तरह की शायरी के जो मतलब आजकल चलती है, जो बसों के पीछे लिखी रहती है, तो इस तरह की शायरी हम समझते हैं कि इससे परहेज करना चाहिए। हम नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? तो सोशल मीडिया की भी इस तरह की सोशल मीडिया की बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, जिसको कहना चाहिए कि एक रोल रहा है, कोई सी भी किसी भी तरीके की तुकबंदियां उठा करके और फिर कभी गालिब का नाम लगा देंगे, कभी फैज का लगा देंगे, यहाँ तक कि कभी गुलजार साहब का लगाएंगे या कुछ किसी भी बड़े शायर भ्रमित करने का काम काफी हो रहा है। बिल्कुल। क्या समझती हैं आप कि अब इस तरीके के दौर में एक शायर की जिम्मेदारी क्या है दो तरफ से, कि एक तो बेहतर कलाम कहा जाए और मैसेज बेहतर हो, और सामीन को अदबी तरीके से शायरी की दुनिया से जोड़े रखा जाए? इसके लिए तो यही है कि मतलब हम जो अपने लेवल पर जो कर सकते हैं, वो छोटी छोटी चाहे महफिलें, इनकाद, अदबी नशिस्त जिसे कहते हैं जी, उसको हम हमारी जहाँ पर भी हम रहते हैं तो कुछ हमने इसको आगाज किया, इसकी कोशिश की है कि छोटे छोटे नशिस्त का हम एहतमाम करें, इनकाद करें, ताकि उसमें जो है अदब से लोग जुड़े, हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें के लोग आए और फिर वो अपना कलाम और अपना पैगाम दोनों समाज में, मुआशरे में प्रसारित करें। जी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इन चीजों से ही मतलब हमें लगता है। और लिखने पढ़ने के मतलब अखबारात हैं या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है, इसको आप
नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं और पॉजिटिव वे में भी। तो आप पॉजिटिव वे में ये कि आप जबान को सुधारने के लिए उसको यूज करिए। जी। आप अपने लेख हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया था लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब का, तो वो भी फर्ज कई दफा जब भी तब्दीली, सुनील शर्मा साहब है, तो वो चीजों को लिखते हैं, बताते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी हम सोशल अपनी मीडिया का जबान और भी अदब इस्तेमाल भी किया जा सकता है जी। शायरी को बेहतर बनाने के जी। लिए और शायरी के मयार को उठाने के लिए। बेशक। खैर, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बीच में बहुत इक्का दुक्का आपने शेर सुनाए। अब आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप वो जो भी गजल आपकी बहुत, खैर शायर से फिर ये कहना कि उसकी कौन सी उंगली उसको कम पसंद है, तो बहरहाल जो भी आप सुनाना चाहें। खैर में गजल सुनाते हैं पहले कि 4 दिन की तो जिंदगानी है, 4 दिन की तो जिंदगानी है, फिर भी मरने की तुमने ठानी है। आहा, फिर भी मरने की तुमने ठानी है। और चाहे कितनी गिरावटें आए, चाहे कितनी गिरावटें आए, अपनी कीमत नहीं गिरानी है। अपनी कीमत नहीं गिरानी है, माशाल्लाह। अपनी कीमत नहीं गिरानी है। वही बात आपके इस शेर में आई। जी, बिल्कुल। सुनाएं आगे। अपने मेयार को इंसान को नहीं गिराना चाहिए। बहुत बढ़िया। भी चाहे कितनी गिरावटें आए, अपनी कीमत नहीं गिरानी है। और काम मुश्किल कोई नहीं लगता, काम मुश्किल कोई नहीं लगता, हमने पानी से मिट्टी छानी है, हमने पानी से मिट्टी छानी है, हमने पानी से मिट्टी छानी है, काम मुश्किल कोई नहीं लगता। और फिर खवातीन के हवाले से एक शेर आता है इसमें कि मैं तेरी माँ से बात कर लूंगी, मैं तेरी माँ से बात कर लूंगी, बस तुझे हाँ में हाँ मिलानी है। वाह 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 बहुत बढ़िया। ये आपने घर में ये शेर सुनाया है? जी हाँ, सब लोग दाद मिली उस पे। बहरहाल बहुत दाद दी जानी चाहिए। जी हाँ, और आप इसको मक्ते तक पहुंचाएं गजल को। हाँ में हाँ मिलानी है। और एक गजल के चंद अशार और हम पढ़ते हैं कि नादानी अपनी इस तरह मैंने सुधार दी, नादानी अपनी इस तरह मैंने सुधार दी, आंखों से पट्टी इश्क की खुद ही उतार दी। वाह वाह। आंखों से पट्टी इश्क की खुद ही उतार दी। और देखा तो देख कर नजरअंदाज कर दिया, देखा तो देख कर नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, मेरी उदासी उसने मेरे मुंह पे मार दी। मेरी उदासी उसने मेरे मुंह पे मार दी। देखा तो देख कर नजरअंदाज कर दिया। और कहने को खैर उनके लिए कुछ नहीं किया, कहने को खैर उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तमाम जिंदगी अपनों पे वार दी। वाह वाह। लेकिन तमाम जिंदगी अपनों पे वार दी। और एक और गजल के चंद अशार अगर आप इजाजत दें तो जी। कि जितने कतरे थे समंदर हो गए, जितने कतरे थे समंदर हो गए, अश्क सब आंखों से बेघर हो गए, अश्क सब आंखों से बेघर हो गए। और जाते जाते उसने यूं देखा हमें, जाते जाते उसने यूं देखा हमें, हम तो एक लम्हे में पत्थर हो गए। वाह वाह वाह। जाते जाते उसने यूं देखा हमें, हम तो एक लम्हे में पत्थर हो गए। बहुत अच्छा। और वक्त ने दोनों को तन्हा कर दिया, वक्त ने दोनों को तन्हा कर दिया, दोनों एक जैसे सितमगर हो गए। वक्त ने दोनों को तन्हा कर दिया, और दोनों एक जैसे सितमगर हो गए। और कट रही है जैसे मेरी जिंदगी, दिन भी अब लगता है खंजर हो गए, दिन भी अब लगता है खंजर हो गए। और एक ही रब के है जब मखलूक सब, एक ही रब के हैं जब मखलूक सब। हाँ, एक ही रब के बनाए हुए मखलूक है, इंसान है, तो एक ही रब के है जब मखलूक सब, कैसे फिर कुछ लोग कमतर हो गए। वाह वाह। कैसे फिर कुछ लोग कमतर हो गए। तो बहुत बढ़िया। तो आप मिल रहे थे, जान रहे थे, देख रहे थे और सुन रहे थे डॉक्टर शाइस्ता महाजबी को। और अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो गज़लों से कुछ शेर यहाँ पढ़े कि आपकी सोच कैसी है, आपकी शायरी कैसी है और क्या आपकी शायरी का मकसद है और किस तरह से शायरी
इसको आगे जैसे इसकी बेहतरी कैसे हो, अदब में आज के जो नौजवान शायर हैं उनका किस तरह का रोल होना चाहिए, किस तरह की नज़र होनी चाहिए, ये सब बातें हमने डॉक्टर शाइस्ता महजबी से जानी। आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सामीन भी चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि आप बार बार यहाँ आएँ और शायरी पर और दूसरे दीगर जो भी आपके इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं उन पर हम आपसे बार बार बात करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब, और ग्रेट राजस्थान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सवालात हमसे किए, जी जी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।